तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम द्रव्यमान के एक प्रक्षेपक को पृथ्वी से प्रारंभिक वेग से u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ठीक है, यदि यह अधिकतम ऊंचाई h पर ब्रह्म अवस्था में आता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है ना। स्थितिज ऊर्जा में तो देखो पृथ्वी त्रिज्या और इससे अधिकतम ऊंचाई h पर जा रहा है तो यहाँ इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल दो। यहाँ था इसकी, यहाँ इसकी स्थितिज ऊर्जा माइनस जी एम एम अपॉन आर, यहाँ हो गई r प्लस एच माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। अंतर क्या पूछ रहा है, इसके ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखो वेग नहीं पूछा है, ऊर्जा संरक्षण मत कर देना, कहीं तुम वेग कर दो। अपन को सिर्फ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है, मतलब डेल्टा यू पूछा है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल ये थी, यू इनिशियल ये थी, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच और ये माइनस है ना, और ये माइनस जी एम एम अपॉन आर। देखो कॉमन लो, माइनस जी एम एम को कॉमन ले लो तो देखो ये बचा अपने पास 1 प्लस आर प्लस एच माइनस 1 बाई आर, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करें अगर माइनस को तो ये आ जाएगा माइनस को जी एम एम 1 माइनस आर प्लस एच प्लस 1 बाई आर। तो प्लस 1 बाई आर को आगे ले लो तो डेल्टा यू आ जाएगा अपना जी एम एम अपॉन 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एच। ये आगे स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र से r/2 दूरी से प्रक्षेपित करने के लिए v होगा। मतलब पृथ्वी के केंद्र से r/2 दूरी पर जा रहा हूँ। देखो पृथ्वी के केंद्र के अंदर जा रहे हैं अपन, क्या जा रहे हैं, अंदर है ना। तो देखो मैंने तुम्हें पृथ्वी के केंद्र के अंदर, मतलब मैंने तुम्हें r दूरी पर, पृथ्वी से r दूरी पर विभव बताया था कि ये r दूरी पर, है ना, r दूरी पर पृथ्वी के केंद्र पर विभव क्या होगा। देखो विभव v बराबर होता है u बाई m, और मैंने इस v का फॉर्मूला बताया था इस पर, वो था क्या था भाई, वो तुम्हें याद होना चाहिए भाई, माइनस जी एम पृथ्वी का द्रव्यमान बटे 2r क्यूब, यहाँ 2 इधर 3 ऊपर और यहाँ 3 नीचे 2 ऊपर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो r की वैल्यू क्या बोला है इसने, r बराबर है r/2 दूरी पर। अब यहाँ से अपन को विक्षेपित कर रहे हैं किससे, r/2 से ve निकालना है, vs कैप ve पूछा है, यहाँ से ve निकाल लेंगे। तो भाई यहाँ पर देखो v हो गया, v कितना है माइनस जी एम बटे 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r/2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना होगा अपन को। तो देखो r/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस r स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर। तो बटे में 1 इसे 4 करो तो ये 4 4 दिए 12r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा तो v माइनस जी एम बाई 2r क्यूब, और ये बचा देखो 12r स्क्वायर में से दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है, 12r स्क्वायर में से 1r स्क्वायर गया तो 13, 11r स्क्वायर भाई, 11r स्क्वायर बटे 4। देखो 4 दूनी का 8 आया ये, और ये r क्यूब से ये स्क्वायर खत्म हो गया तो v 11 माइनस का 11 बटे 8 जी एम बाई आर आ गया 8r। ये क्या आ गया, विभव आ गया। और अपन जानते हैं कि v बराबर होता है u बाई एम, तो u बराबर हो जाएगा v बाई एम, क्योंकि अपन को यहाँ अंदर स्थिति ऊर्जा पता नहीं है ना। स्थिति ऊर्जा देखो v इन u इन होती क्या है, u इन होती है माइनस जी एम बाई आर छोटा हार, u इन अपन को निकालनी है भाई। द्रव्यमान भी तो घट गया, ये जो द्रव्यमान है ये भी तो घट गया, तो अपन को v इन का फॉर्मूला पता है, v इन से u इन निकल जाएगी ना, यहाँ v का फॉर्मूला लगा दो तो इसमें एक m और लगा दो तो v आ जाएगा, u आ जाएगी अपनी माइनस 11 बाई 8 जी एम स्क्वायर बाई आर, ये आ जाएगी अपनी u, आ गई u, है ना। अब रुको
उसका द्रव्यमान है ना छोटा m जिसका भाग देते हैं, तो ये छोटा m है भाई, छोटा m जो इस कण को अपन v स्केप से फेंकेंगे यहाँ से। अब देखो अब देखो यहाँ मतलब ये पृथ्वी थी, ये इसकी r/2 त्रिज्या पर मैंने एक द्रव्यमान रख दिया, एक छोटा m, इसको मैं v स्केप से फेंक रहा हूँ। तो ये v स्केप की वैल्यू यानी पलायन वेग का मान निकालना है। देखो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है, सतह से अपन जानते हैं कि gm/r 2gm/r होता है पलायन वेग अपन जानते हैं, लेकिन अपन सतह के अंदर से देख रहे हैं। तो अपन ने पहले विभव लिया था, विभव क्या था -gm/2r³ r और 3r² -r²। फिर अपन ने विभव से इस r/2 का होल स्क्वायर लिया है ना, विभव ले लिया। फिर विभव से अपन ने विभव की वैल्यू निकाल ली थी, कितनी आई थी -11gm/8r, ये आ गए थे विभव की वैल्यू है ना। फिर अपन ने v बराबर u/m, छोटा m ये वाला m, ये तो पृथ्वी का m है बटा है ना, ये पृथ्वी का m है, याद रखना है ना। छोटा m होता है अपन जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, तो u बराबर vm हो जाएगा, छोटा m। तो v कितना है -11gm/8r और छोटा m, ये आ जाएगी अपनी u। अब अपने पास u आ गई, देखो यहाँ की इस जगह की u इनिशियल आ गई अपने पास, कितनी है u इनिशियल। देखो अब इसको यहाँ बनाता हूँ चित्र। अब v स्केप मतलब इससे बाहर निकालो, गुरुत्वाकर्षण से बाहर, तो u एट इन्फिनाइट पहुंच जाओ तो 0, k एट k इन्फिनाइट क्या है, ये भी 0। अब यहाँ हूँ मैं अभी, यहाँ पर r/2 दूरी पर, यहाँ इस जगह पे कण रखा है, इसके अंदर पृथ्वी के अंदर, तो यहाँ u इनिशियल कितनी है -11gmm/8r, कितनी है -11gmm/8r, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इसे कितने वेग से फेंक रहा हूँ, v एस्केप से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², v एस्केप तो ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे अपन। तो देखो डेल्टा E1 बराबर डेल्टा और टोटल E1 बटे टोटल E2, टोटल E1 क्या है u इनिशियल प्लस k इनिशियल या k इनिशियल प्लस u इनिशियल, एक ही बात है, और ये दोनों तो 0 है। तो देखो u इनिशियल कितनी -11gmm/8r, कोई सा भी पहले लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा, 1/2 mv² बराबर 0, तो इसे इधर ले जाओ तो 1/2 mv² बराबर 11 माइनस का तो हट जाएगा gmm/8r। अब देखो 8 से ये गया 4 बार, m से ये m गया, तो ve² आएगा 11g छोटा m बटे 4r का। अब इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो देखो रूट में क्या क्या आएगा, रूट में सिर्फ 4 बार आएगा, वही है ना, 4 बार आएगा। लेकिन अभी अपन जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर ve होता है √2gm/r, क्या होता है √2gm/r। लेकिन यहाँ पर देखो इसे इससे कंपेयर करें तो कैसे भी कंपेयर नहीं हो रहा, लेकिन अगर अपन मल्टीप्लाई विद 2 कर दें है ना, मल्टीप्लाई विद 2 भी करते हैं तो ve यहाँ हो जाएगा 11/8, ये 4 दूनी 8 हो गया, और ये हो जाएगा 2gm है ना, gm/4r, और ये रूट में ये m याद रखने की बात, ये m, ये छोटा m कटेगा ना भाई, छोटा m कटेगा, ये m द्रव्यमान का वेग है ना, इस कण का वेग है, ये कण की गति जुड़ जाए तो कण का द्रव्यमान आएगा ना। मैंने बड़ा m कैसे काट दिया यार, बड़ा m नहीं कटेगा, ये m, ये ध्यान रखना है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। अब देखो, और ये भी रूट में, दोनों अलग अलग रूट में। अरे यार थोड़ा इसे देखो, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इधर लिखते हूँ v स्केप है ना, ये कितनी आ रही है 11 × 2gm/r, और ये हो जाएगा कितना 4 दूनी का 8, और ये टोटल रूट में है। अब देखो अपन को पता है कि इसकी वैल्यू ये होती है, तो इसकी जगह अपन नहीं लिख सकते क्या, तो ve इक्वल टू ve डैश, ऐसे ve डैश करो है ना, ve डैश इक्वल टू ve
ये देखो रूट में से लो, रूट में से ऐसे है ना, और अंडर रूट 11/8 ये आ जाएगा। कैसे लिखा वो तुम्हें पता होगा। यार मैंने कितनी फाड़ दी यार, ये पूरी फट गई, पन्नी कोई मतलब ही नहीं रहा, मैंने बहुत मेहनत से चिपकाई बेचारी। अरे यार थक जाता हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते भाई। अरे यार क्यों फट रहा है बार बार। चलो इतना समझ आया। अब देखो ये सर ने कुछ बेसिक बातें बताई हैं जो काम आएगी क्वेश्चन में, तो एक काम की बातें अपन भी देख लेते हैं भाई। देखो ये चकती है, चकती है या फिर चकती मान लो, है ना, चकती है। इस चकती का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते क्या अपन? निकाल सकते हैं। क्या होता है क्षेत्रफल भाई? इस चकती का क्षेत्रफल ए होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता? चकती का क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता? पाई आर स्क्वायर। अपन जानते हैं इसका केंद्र होता है ये, इसकी त्रिज्या आर होती है, और ये कोण होता है, ये कितना होता है? 360 डिग्री का होता है, और इसे कहते हैं अपन 2 पाई। पूरा टोटल कोण होता है कि नहीं होता भाई? होता है। 360 डिग्री का कोण होता है एक गोले के अंदर, है ना, है ना। तो अगर इस चकती को मैं आधा कर दूं, आधा कर दिया भाई, तो अब कोण कितना हो गया? ये 180 डिग्री का, मतलब पाई का, है ना। और इसकी जो रेडियस कितनी हो गई? आर, है ना। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? आधी चकती का क्षेत्रफल क्या होगा? ए बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 2। आधी चकती का क्षेत्रफल, आधी चकती का क्षेत्रफल। तो अब ये कोण के हिसाब से कैसे आया? देखो 2 पाई कोण का क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई कोण का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। कोण का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। चकती की बात कर रहे हैं अपन। और फिर तो एक, तो एक देखो 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन, है ना। तो एक रेडियन, एक रेडियन कोण का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई क्षेत्रफल, है ना। तो अब देखो ये कितना है? एक 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। तो पाई रेडियन का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू पाई। तो पाई से पाई गया तो आ गया कितना अपना? पाई आर स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही अगर कोई थीटा रेडियन पर हो, थीटा रेडियन पर हो कोई शक्ति, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन को? तो थीटा रेडियन का निकालना है अपन को। तो थीटा रेडियन का होगा पाई, ये एक रेडियन का कितना है? पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, तो इंटू थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस पाई से तो ये पाई गया, गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया। तो जो थीटा का, इस थीटा वाली चकती का एक कोण इतने से का क्षेत्रफल ए क्या आएगा? वो आएगा 1/2 थीटा आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये आ गया, अपन ने ये निकाल लिया, है ना। अब देखो आगे और क्या करते हैं अपन। अरे नहीं आया क्या समझ में? देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। ये पूरी चकती का क्षेत्रफल होता है क्या? पूरी चकती का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये अपन को पता है। तो इसमें टोटल कोण कितना है? 2 पाई का कोण है। तो 2 पाई कोण का क्षेत्रफल कितना है? कोण का ए कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो एक, एक रेडियन, क्योंकि थीटा को अपन रेडियन में लेते हैं ना, तो एक रेडियन का क्षेत्रफल ए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई। मतलब एक रेडियन का होता है 1/2 आर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर, एक रेडियन कोण का, है ना। तो ऐसे ही पाई रेडियन कोण का कितना हो जाएगा? पाई रेडियन कोण का हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू पाई। तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री एंगल का इस शक्ति का कितना हो जाएगा? इस शक्ति का पाई बाई 2 का हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू पाई बाई 2। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ऐसे ही थीटा रेडियन का, यानी थीटा कोण का हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 थीटा आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल थीटा रेडियन का हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका क्षेत्रफल निकाल लिया अपन ने, यानी इस थीटा रेडियन शक्ति का क्षेत्रफल निकाल लिया अपन ने। ये क्या है अपने पास? 1/2 थीटा
आर स्क्वायर आ गया। अब इस ए का अगर अपन समय के सापेक्ष क्या कर दें अवकलन, यानी समय के सापेक्ष अवकलन। अपन क्यों कर रहे हैं समय के सापेक्ष अवकलन? समय के सापेक्ष अवकलन इसलिए कर रहे हैं, तो वो मैं बताऊंगा तुम्हें। डी ए बाई डी टी बराबर 1/2 थीटा आर स्क्वायर का भी अवकलन होगा डी बाई डी टी के सापेक्ष, है ना। अब देखो डी ए बाई डी टी का अवकलन तो डी ए बाई डी टी हो गया, लेकिन यहाँ देखो टी के सापेक्ष आर का अवकलन। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखो एंगल है उसका अवकलन हो सकता है सिर्फ। कोण का, कोण क्या है, कोणीय विस्थापन। थीटा क्या है, ये कोणीय विस्थापन अपन ने पढ़ा नहीं है। थीटा कोणीय विस्थापन होता है, तो अपन यहाँ देखो 1/2 आर स्क्वायर, तो एक नॉर्मल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, और ये है अपने पास डी थीटा बाई डी टी। ये होगा, इसका अवकलन होगा। अपन को पता है कि विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय कोणीय वेग होता है, अभी पढ़ा है अपन ने। तो डी ए बाई डी टी बराबर 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। क्या है, कोणीय वेग। तो अपन को याद है कि डी ए बाई डी टी होगा 1/2 आर ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। काम आएगा, कहाँ काम आएगा, और वो तो सर जाने और सर का काम जाने भाई। कहाँ काम आएगा ये यार, मुझे ऐसे लगता है सर ने मैसे ही मजाक में कराया है ये। नहीं यार, कहीं तो काम आता है, मैंने देखा नहीं यार, देखा है मैंने देखा है, कहाँ काम आता है ये, खुद को नहीं पता मुझे कहाँ काम आ रहा है भाई। आया तो देख लेंगे, नहीं आया तो भाई छोड़ देंगे। आया तो देख लेंगे, नहीं आया तो भाई छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। तो देखो अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपन, है ना। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, सर ने बहुत मोस्ट लगा रखा है, 3-3 स्टार। तो एन द्रव्यमान के वस्तु को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। एन द्रव्यमान की वस्तु है, अब ये चित्र के अनुसार है, बता रखा है चित्र है यार। मुझे क्या हो रहा है, ये और त्रिज्या है, ये छोटा एम द्रव्यमान है, यहाँ को इसको मैं ले जा रहा हूँ इस एच ऊंचाई तक, बी पॉइंट तक। तो यार इसमें क्या है, ले जाने में किया गया कार्य। देखो अपन को पता है कार्य ऊर्जा प्रमेय से अपन यहाँ निकाल सकते हैं। देखो अपन को पता है इसे ले जाने में कह रहा है, मतलब ये खुद नहीं जा रहा, इसे मैं खुद लेके जा रहा हूँ, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं। मैं इसे लेके जा रहा हूँ, समझो, मैं इसे लेके जा रहा हूँ, मतलब ये तो स्थिर है भाई, मैंने इसे उठा के यहाँ से यहाँ ले गया। तो ले जाने में किया गया कार्य, अब वो कैसे ले जाता हूँ वो नहीं बताया, इसने वेग नहीं दिया है, समझो। वस्तु के पास वेग नहीं है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। वस्तु के पास वेग है ही नहीं, मैं खुद लेके जा रहा हूँ इसे भाई, उठा के लेके जा रहा हूँ। अब मैं बताओ तुम्हें गोदी में उठा के लेके जाऊँ तो तुम चल रहे हो क्या? तुम नहीं चल रहे हो भाई, चल तो मैं रहा हूँ ना, तो कार्य मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे। तो इसकी यू इनिशियल लिख सकते हैं अपन। यू इनिशियल कितनी होगी भाई, -GM छोटा m बाई r, और फाइनल कितनी होगी, यू फाइनल होगी -GM बाई r प्लस h। ये ज़्यादा है, याद रखना, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये माइनस में वैल्यू कम आ जाएगी। ये माइनस में वैल्यू ज़्यादा है, जो माइनस में वैल्यू ज़्यादा होती है वो कम होती है, ठीक है। अब देखो अपन को पता है कि कार्य होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा नहीं है, तो कौन सी ऊर्जा बची यहाँ पर, सिर्फ वो गतिज ऊर्जा के कार्य के बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा बची तो इसके बराबर होगा। लेकिन हकीकत में कार्य ऊर्जा प्रमेय ये होती है कि कार्य होता है वो एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। जो कि अगर अपन छोटे काम की बात करें, मतलब 100-200 मीटर में अपन काम करें तो उसकी स्थितिज ऊर्जा इतनी परिवर्तित नहीं हो पाती है, इसलिए उसकी काइनेटिक ऊर्जा को ही मेन ऊर्जा मानी जाती है। क्या माना जाता है? काइनेटिक ऊर्जा को ही मेन ऊर्जा माना जाता है। लेकिन अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो
डेल्टा यू में परिवर्तन आएगा। तो डेल्टा यू यार लिख देना, कर लेना, तुम्हें क्या दिक्कत है इसमें? नहीं हो सकती क्या भाई? ये नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती क्या है? नहीं हो सकती क्या भाई? ये कर लेंगे भाई, हो जाएगा, तुम्हें सॉल्व भी तो करना है। सर ने एक देखो, अपन देखो, ये ग्रह है, ये छोटा द्रव्यमान m है, इन दोनों के बीच में दूरी है कितनी भाई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ से इसकी त्रिज्या भी r है, तो टोटल दूरी 2r हो गई। तो इन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण फोर्स कितना हुआ? तो F ग्रेविटेशन होगा जी m इसका द्रव्यमान और m इसका द्रव्यमान बटे r स्क्वायर, r कितनी है? 2r का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन फोर्स होगा। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो भाई बहुत अच्छा है और तुम बंद कर देगा, इतना अच्छा है। तो कैविटी, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार कैविटी प्रॉब्लम को, एक क्वेश्चन कैविटी प्रॉब्लम को रिवाइज करके, गोले वाली को, किसके गोले वाली कैविटी प्रॉब्लम होती है ना, उसे रिवाइज करो जब करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो कर लिया होगा तुमने रिवाइज, तो अब सॉल्व करते हैं इसे। देखो ये गोला है, मतलब पृथ्वी है भाई, मान लो इसमें से मैंने इसकी, ये इसकी रेडियस r है, अब मैंने इसमें से ये गोला काटा, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो गई? r/2। इस रेडियस के गोले को काट दिया और ये गोला भरा हुआ है भाई, अब इस गोले को काट दिया मैंने। तो अब ये गोला हटा दिया, तो इस बचे हुए भाग से, इस भाग से मैंने इससे इस दूरी पर, इस गोले से r दूरी पर पहले मैंने क्या रखा है? m द्रव्यमान। तो अब इसमें से मैंने क्या किया? इस गोले को हटा के रख दिया। तो अब इसका गोला सिर्फ इतना बचा है, कितना? इतना। इस गोले का कारण इस बिंदु से इसकी वो निकालो, गुरुत्वीय क्षेत्र। देखो पहले तो अपन को पता है कि अगर ये गोला ना होता, ये गोला कटता नहीं, तो ये वाला होता सेम टू सेम, ये वाला कॉन्सेप्ट होता और इसका ये हो जाता, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास से दूरी, इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी हो जाती। लेकिन अब इसका सेंटर ऑफ मास यहीं रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अपन को पता है कि ये चीज, ये हटाते ही इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ खिसकेगा कहीं, तो अपन को ये दूरी लेनी होगी। क्या लेनी होगी? ये दूरी। तो अब अपन को बल निकालने होंगे। क्या लेने होंगे? बल। तो देखो अगर अपन कह सके तो देखो, अब देखो समझो, अपन इससे सॉल्व करने के लिए अपन को कैविटी प्रॉब्लम तो लगानी होगी भाई। कैविटी प्रॉब्लम से अपन क्या निकाल लेंगे भाई? इसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं बस, है ना? लेकिन अपन को द्रव्यमान नहीं, फोर्स चाहिए। तो फोर्स निकालने का तरीका देखो, मान लो ये पहले इस गोले के कारण, इस पूरे गोले के कारण इस पर फोर्स निकालो। देखो इस पूरे गोला था, r त्रिज्या का पूरा बराबर गोला था, ठीक है? उसका केंद्र यहाँ था, ये दूरी r थी और ये दूरी r, पर ये m द्रव्यमान रखा था। तब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था भाई? तब इस पर F1 था उस टाइम पर, Gmm/2r का स्क्वायर, मतलब F1 था Gmm/4r स्क्वायर। जब गोले को काटा नहीं गया था, अब मैंने गोले को काट दिया है ना? तो अब एक बात बताओ, जितना गोला काटा है उतना फोर्स ही तो घटेगा। जितना गोला काटा है मैंने उतना फोर्स ही तो घटेगा भाई, बिल्कुल घटेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ओनली डिपेंडेंट ऑन द्रव्यमान। किस पर? द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने इतना गोला काटा है, कितना? इतना r/2 का गोला काटा है। तो ये r/2 के गोले के कारण, r दूरी पर रखे m पर कितना फोर्स लग रहा होगा? कितना फोर्स लग रहा होगा भाई? वो लग रहा होगा F2 होगा Gm, इसका द्रव्यमान, अब इसका द्रव्यमान m डैश लो, इसका m डैश, है ना? और इसका m डैश और इसका m, और इसका कितना हो जाएगा भाई? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r प्लस, देखो r+r/2, तो ये होगी टोटल दूरी 3r/2, तो 3r/2 का होल स्क्वायर, तो ये F2 आ रहा है। तो Gm डैश और ये छोटा m बटे 3×9/4, 4 ऊपर चल जाएगा, है ना? 3×9
9/4 है, जो 4 तो ऊपर चल जाएगा। देखो 4 ऊपर, क्या कर दिया यार, ये मैंने किया है क्या? मैंने नहीं किया है भाई। 3/4 आर स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखने दो। 9 इसको ऊपर मत ले जाओ, ठीक है। अब देखो, अपन ने इसको इसमें से लिया है तो इधर प्लस सिग्मा लेते थे, इधर माइनस सिग्मा लेते थे ना। तो अब ये माइनस सिग्मा का है तो इसका द्रव्यमान भी कैसा होगा? नेगेटिव। तो मतलब इसका फोर्स भी नेगेटिव आया है। अपन ले रहे हैं, आया नहीं है, इसका फोर्स भी पॉजिटिव है। पर अपन को इतना फोर्स घटाना है तो इस फोर्स को नेगेटिव ले लो। क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब अपन ने इस फोर्स को नेगेटिव ले लिया। अब देखो, अगर इसका एम डैश आ जाए, इसका एम डैश आ जाए, है ना, तो इसका एम डैश आ जाए, इसका एम डैश आ जाए तो अपन इसका इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि इसमें अंतर सिर्फ एम डैश का ही है। तो अपन को पता है कि सिग्मा दोनों का सेम होगा, यानी पृष्ठीय आवेश का तो दोनों का सेम होगा। वो रो, यार रो लेंगे ना, वो आयतन आवेश का तो क्यों गोले हैं, रो लेंगे तो रो दोनों का सेम होगा। यानी रो 1 इसका भी सेम होगा, रो 2 इसका भी सेम होगा। इसका रो क्या होगा? एम/वी, और इसका रो क्या होगा? m/v, m'/v। इसका m अपन को पता है, v क्या है इसका, देखो इधर करेंगे बाहर। देखो F1 आया था अपना Gmm/4r²। F2 आ रहा है अपना Gm'(m/9/4 का r²। ये F2 आ रहा है अपना, ये F1 आ रहा है अपना, है ना, ठीक है। अब देखो समझो मेरी बात को कि अगर अपन प्लस सिग्मा लेते थे, प्लस रो लेते थे तो होता था रो बराबर m/v, यानी m बराबर रो v होता है ना, रो v से m/v। तो देखो रो बराबर m तो पृथ्वी उस गोले का द्रव्यमान और 4/3 पाई r क्यूब उसको बड़े गोले के लिए होता है। तो इसके लिए अपन ने रो की वैल्यू निकाल ली और माइनस रो लेने पर होता था -m/v, m डैश, है ना। तो इसकी जगह अपन देखो क्या लिखेंगे? माइनस रो, है ना, तो माइनस। अब रो की जगह पर अपन लिख सकते हैं ये पूरी वैल्यू। तो देखो -m डैश बराबर क्या होते हैं, ये माइनस रो लेते तो ये m डैश आएगा, है ना। m डैश इक्वल टू क्या आएगा? m डैश इक्वल टू माइनस रो v। तो m डैश इक्वल टू माइनस कितना आता है भाई? माइनस रो की जगह -m/4/3 पाई r क्यूब, और इस v का आयतन हो गया 4/3 पाई r। r कितना है? r क्यूब बटे 2 का क्यूब कितना होगा? क्योंकि r/2 थी ना, r बराबर r/2 था, हो गया। तो 2×3 = 4, 4 का 8। तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, r क्यूब से r क्यूब गया, m डैश बचा अपना -m/8। कितना बचा? m/8। तो इसको यहाँ पुट कर दो, -m/8, तो यहाँ पुट करेंगे तो m डैश बटे अपने पास ये आ गया 8। अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे 4 को, और ये 9, 8 × 9r² और 4 ऊपर, तो 4 दूनी का 8। तो ये बचा Gmm/9 दूनी का 9 दूनी 18 r²। ये बचा नेगेटिव आ रहा है ना, ये m नेगेटिव में लिया तो ये पूरा नेगेटिव आ गया। तो F1 माइनस अपन F2 कर देंगे, F1 प्लस F2 कर देंगे, F नेट, है ना। तो देखो Gmm/4r² माइनस हो जाएगा Gmm/18r²। इससे सेंटर ऑफ मास भी आ जाएगा साथ में, समझ गए। तो इससे 100 कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे, F नेट आ जाएगा, ठीक है। और अनुपात पूछे तो अनुपात निकाल देना। तो अपन कर सकते हैं भाई इससे, है ना, आराम से हो जाता है, ठीक है। तो चलो इतना अपने पास हो गया। अब ग्रह उपग्रह सैटेलाइट में तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले तुम्हें एक चीज बता देता हूँ।
जब भी अपन वृत्तीय गति करते हैं तो ये वृत्तीय गति, फिर यार ये वृत्तीय गति बहुत अटक रहा है भाई, सच में ऐसी जिंदगी में खटक मचा रखी है इस वृत्तीय गति ने। देखो ये कील है ना, कील, और ये मेज है पूरी, है ना, पूरी मेज है। इस कील से एक धागा बांधा और ये कंची लटका दी, कंची बांध दी। अब मैं इस कंची को ऐसे 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 घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, है ना, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। तो इसमें टेंशन आती है, तनाव, तनाव। देखो अगर कंची की स्पीड कम हो जाएगी तो कंची इसके नजीक आ जाएगी, है ना। देख लेना कभी कोई भी वस्तु को, मतलब अगर जितनी स्पीड से अपन घुमाएंगे रस्सी उतनी टाइट होगी। और अगर अपन ने रस्सी थोड़ी कम मजबूत ली है, जैसे अपन पहले लंगर खेलते थे ना, तो क्या लेते थे, एक सद्दा होता है, सद्दे से अपन क्या बोलते हैं, एक धागे में पत्थर बांधते थे और उसे ऐसे ऐसे घुमाते थे, है ना, ऐसे ऐसे घुमाते थे। तो अगर स्पीड अपन तेज कर देते थे, स्पीड अपन तेज कर देते थे तो वो धागा टूट जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ यहाँ जितनी स्पीड से घुमाएंगे यहाँ टेंशन आएगी। अब उस टेंशन आने का कारण हकीकत में अपन को पता है कि इसको घुमाने वाला, अब इसकी देखो ये वृत्तीय गति है इसकी, है ना, तो अपन को पता है कि इसका वेग तो इधर है, ठीक है, ये वेग तो इधर है ना, और इसका ए भी इधर है। और अपन को पता है कि घूर्णन कर रहा है तो इसका ओमेगा अल्फा ऐसे है गोल गोल। तो देखो कोई भी बल इस तनाव बल को संतुलित नहीं कर रहा है। ये वेग है, काइनेटिक एनर्जी इधर जा रही है, हर बिंदु पर वेग बदल रहा है, ठीक है, त्वरण भी इधर है। लेकिन इस mg तो नीचे लग रहा होगा, mg तो नीचे लग रहा होगा ना भाई। ये भी नहीं कह सकते कि mg के कारण टूट रहा है, तो mg तो नीचे लग रहा है। लेकिन इस तनाव बल को, इस टेंशन को इधर वाला बल संतुलित करेगा, तो इधर कोई ना कोई बल तो होगा जो इसे बाहर की तरफ खींच रहा है। अब भी तुम खुद प्रैक्टिकल कर लेना, देख लेना, एक छोटे मतलब थोड़ा वजनदार चीज होनी चाहिए, उसे है ना पतले धागे से बांध के देखना, और थोड़ी सी स्पीड में घुमाएंगे ना वो टूट जाएगा। स्पीड बढ़ा के घुमाएंगे ना तो वो टूट जाएगा। कारण इसमें तनाव, अब तनाव बल को संतुलित करने वाला बल तो होना चाहिए इधर। तो उस तनाव बल को, जो इस तनाव बल को संतुलित करता है ना, इस बल को कहते हैं अपन अभिकेंद्रीय बल। केंद्रीय बल क्या कहते हैं अपन इसको? अभिकेंद्रीय बल। यानी ये है ना केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। ये केंद्र से बाहर की तरफ, देखो इसका केंद्र कहाँ है? इधर। ये केंद्र से बाहर की तरफ लग रहा है ये बल। ये लगता है लेकिन होता नहीं है। क्या है? ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। देखो ये बल लगता तो है लेकिन होता नहीं है भाई। ये बल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको अपन स्पीड में घुमाएंगे नहीं तो ये बल होगा नहीं। लेकिन mg तो हमेशा लगता है। तो ये तनाव बल जितनी स्पीड से जितना ज़्यादा अभिकेंद्रीय बल होगा, उसके विपरीत तनाव बल भी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, है ना। तो जितना अभिकेंद्रीय बल होगा उतना तनाव बल। अब अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। r क्या है? ये दूरी है। और m क्या है? इस कण का द्रव्यमान है। और v क्या है? इसका ये वेग है। और अभिकेंद्रीय बल क्या है? mv²/r। ये फॉर्मूला होता है अभिकेंद्रीय बल का। अब ये कहाँ कहाँ लगता है? ये सब जगह लगता है भाई। देखो अभिकेंद्रीय बल, अब उनको पता है कि ये कैसी है, घूर्णन गति है, वृत्तीय गति है, तो इसमें वेग नहीं होता, ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा घूर्णन। और अपन जानते हैं v बराबर होता है ओमेगा r होता है। और तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v/ओमेगा r, है ना। तो v की जगह अपन ओमेगा r रखें यहाँ पर, mv²/r में m ओमेगा²r² रखें, तो अपने पास अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आता है m ओमेगा²r। तो ये वृत्तीय गति का एक मेन फॉर्मूला है और ये अपने सब जगह काम आएगा। कहाँ कहाँ मैं बता देता हूँ। देखो इस वृत्तीय गति में काम आ रहा है। एक ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति होती है, मतलब अपन ऐसे घुमाए उसमें काम आता है ना। ये जो होता है सड़क का बंकन होता है, सड़क का झुकाव होता है, जो सड़क घूमती है, ऐसे घुमाव होता है ना सड़क, तो एक तरफ से तिरछी हो जाती है, एक तरफ से घूमी हुई हो जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई अभी केंद्रीय बल के कारण जो कार आती है ना, कार, तो उसका ऊपर वाला टायर है ना, घुमाते हैं तो उसका विपरीत दिशा वाला टायर वो ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि तनाव बल उसे अंदर खींचता है केंद्र की तरफ।
किसकी तरफ? स्पीड। देखो मैंने क्या बोला है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी तनाव बल और अभिकेंद्रीय बल उतने ही ज़्यादा होंगे। अभिकेंद्रीय बल, अब अभिकेंद्रीय बल तो बाहर खींचेगा, तनाव बल अंदर खींचेगा। लेकिन अब कार तो भाई, कार जब सर्कल में घूमेगी स्पीड में, तो कार के लिए तनाव बल तो है ही नहीं, वो किसी कील से थोड़ी ना जुड़ी हुई है, वो तो सिर्फ अपने टायरों से चिपकी हुई है गाड़ी से, है ना। तो अब बताओ, उसका अभिकेंद्रीय बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो बाहर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो वो उसका टॉर्क घूमेगा, टॉर्क घूमेगा तो वस्तु को टॉर्क टॉर्क घुमा देगा, उसे बलागुणों से घुमा देगा, तो वो घूम जाएगी, मतलब गिर ऐसे पलट जाएगी, ऐसे ऐसे ये चल रही है ऐसे पलट जाएगी। कारण क्योंकि इस इधर अब देखो, अभी केंद्र बल दो कार के, ये पूरी जगह है, तो अब केंद्र इस हिस्से पे लगेगा, इस हिस्से पे इसे उठाएगा, है ना। तो इस हिस्से पे उठाएगा, इसे नीचे घुमाएगा। अगर ये सतह समतल हो तो गाड़ी ऐसे अधर हो जाएगी, और अधर होते ही अगर बल और बलागुण लग जाएगा, ऐसे घूमेगा तो बलागुण लगेगा, बल घुमा देगा उसे। इसलिए तो जो ऊंची गाड़ियां होती हैं, ऊंची जैसे फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां होती हैं, तो उनमें ग्राउंड में नीचे की इस तरफ जो वजन होता है ना, नीचे का, उस वजन को ज़्यादा किया जाता है ताकि टॉर्क ना लगे, तो जितनी भी गाड़ियां होती है ना, उन गाड़ियों में एक ये भी देखा जाता है कि इस गाड़ी का टॉर्क कितना है, यानी ये कितनी स्पीड पे चला ले, घुमा ले कि ये पलटे ना। समझ गए? वो टॉर्क भी लगता है गाड़ियों पर, क्या किसके कारण लगता है? इस अभिकेंद्रीय बल के कारण। क्योंकि देखो, बल है, फोर्स है तो बलागुण भी आएगा, टू भी आएगा, F × R से। देखो फिजिक्स लग रही है हर जगह। ऐसे ही जो मौत का कुआं होता है, मौत के कुएं में जितनी ज्यादा स्पीड लेंगे वो उतना ही बाहर की तरफ धकेलेगा किसको? मौत का कुआं होता है ऐसे। कहाँ गया? देखो ये मौत का कुआं है ना, ये मौत का कुआं है, अपन ने देखा है मौत का कुआं। तो इसमें जितनी स्पीड से मैं गाड़ी को घुमाऊंगा, उतनी स्पीड से गाड़ी दीवार बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसका अभिकेंद्रीय बल उतना ही बाहर की तरफ लगेगा। अब बाहर की तरफ लगेगा तो वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, मतलब वो नीचे जाने के बजाय बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और बाहर दीवार है तो वो रुक जाएगी और वो चलेगी। अगर जैसे स्पीड कम कर दी तो उसका अभिकेंद्रीय बल कम हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगी। समझ में आई बात? ऐसे ही सड़क का भंकम होता है ना। ऐसे ही देखो ग्रह भी होते हैं। कैसे? ये पृथ्वी है सेंटर, अब मैं इस पृथ्वी की एक ग्रेविटेशन फील्ड है अंदर, है ना, ठीक है, पृथ्वी की ग्रेविटेशन फील्ड है। अब देखो, अब ये चंद्रमा है, अब चंद्रमा इसके ग्रेविटेशन के अंदर है, यहाँ पर था, है ना। अब अपन को पता है कि पृथ्वी का ग्रेविटेशन ज़्यादा है, इसका ग्रेविटेशन ज़्यादा है, मतलब ये चंद्रमा पर इधर फोर्स लगाएगी, चंद्रमा इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। दोनों एक दूसरे के पे फोर्स लगाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो अब देखो, ये इसको इधर देखो, इसका यानी चंद्रमा का फोर्स तो कम है, ये वाला फोर्स कम है, ये वाला फोर्स ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है चंद्रमा से भाई, 81 टाइम ज़्यादा है, 81 टाइम, तो इसका फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तो इस चंद्रमा को खींचेगा अपनी ओर। पर चंद्रमा भी तो इसे अपनी ओर खींच रहा है, मतलब चंद्रमा भी दूर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस चंद्रमा पर दो बल देखें तो एक बल तो ये है, और इस बल की डायरेक्शन के अनुसार ये है, क्योंकि बल सदिश घटकों को कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है ना। तो चंद्रमा पर दो बल लग रहे हैं, एक बल तो ये अंदर का Fg जो इसे अंदर खींच रहा है, लेकिन एक बल चंद्रमा का खुद का है जो इसे बाहर खींच रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, इस स्थिति पर आके ये जो चंद्रमा का ये Fg है, ये इस बल के बराबर हो जाएगा। मतलब ये दोनों बल इस स्थिति पर आकर ये दोनों बल संतुलित हो जाएंगे। मतलब अब चंद्रमा पर नेट फोर्स 0 है इस टाइम पर, है ना। अब इस टाइम पर नेट फोर्स 0 है, तो जो चंद्रमा, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, अब ये चंद्रमा इस फोर्स पर 0 है, इस जगह पे इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इस पर एक बाहर लग रहा है, ये क्या है? ये जो बल लग रहा है इसे ही कहते हैं अपन अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। यह फोर्स लग रहा है। अब ये Fg, ये दोनों बल बराबर हो गए तो मतलब चंद्रमा स्थिर हो गया। पर ये Fg क्या होता है? m⍵²r या होता है mv², मतलब दोनों में वेग आ रहा है, तो मतलब अब ये इसको वेग प्रदान करेगा, यहाँ। अब ये वेग देगा तो भाई ये अपनी कक्षा से तो मतलब इसकी इस बॉर्डर लाइन से तो जा नहीं सकता, तो अब ये वेग घूम क्यों रहा है? क्योंकि ये दोनों फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसे वेग दे रहा है, ये वाला फोर्स इसे वेग दे रहा है, इसलिए ये घूम रहा है। समझ में आई? अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो ये तो इसे अपने ओर चिपका के मार दे,
ये वेग घूम क्यों रहा है? क्योंकि ये ओमेगा इसे बल वेग दे रहा है, ये वाला वेग। समझ में आई बात? तो अब उपग्रह की कक्षीय चाल किसके बराबर होगी? एफ जी बराबर एफ सी करना होगा अपन को, एफ जी बराबर एफ सी करना होगा, एफ जी बराबर एफ सी करना होगा। एफ जी कितनी होती है? जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जो इनके बीच की दूरी लग रही है आर, है ना। दूरी आर, ये पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। पृथ्वी की त्रिज्या नहीं, इसे आर मानो, छोटा आर मानो, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या तो ये है भाई यार। ये कितनी दूरी है अपन को क्या पता, है ना। और ये एम वी स्क्वायर बाई आर, तो देखो ये एम वी स्क्वायर से एक आ गया, ये एम से ये चंद्रमा का एम गया, तो देखो वी आ रहा है जी एम बाई आर का रूट। ये है पृथ्वी की कक्षीय चाल। क्या है? पृथ्वी उपग्रह की कक्षीय चाल। उपग्रह इसके क्या लगाता है? चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का उपग्रह होगा, पृथ्वी का उपग्रह होगा, तो ये एम बचेगा, ये किसका होगा? पृथ्वी का। किसका होगा? पृथ्वी का। और किस ऊंचाई पर है? ये आर दूरी, और आर से आर एच दूरी पर। तो ये देखो पृथ्वी के लिए हो जाएगा अंडर रूट जी एम ई अर्थ का, और ये आर ई प्लस एच दूरी पर। ये पृथ्वी के उपग्रह की कक्षीय चाल होगी। कोई भी उपग्रह है ना, उसकी कक्षीय चाल होगी ये। और एच कितनी है? ये एच है ना, ज्यादा नहीं होती है, 100-200 किलोमीटर के अंदर होती है। तो चंद्रमा अपन से ज्यादा दूर नहीं है, 100-200 किलोमीटर दूर ही है, ज्यादा दूर नहीं है भाई। कितनी है? 100-200 किलोमीटर दूर। अब देखो यहाँ देखने वाली बात है, अपन को पता है कि वी एस कैप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 जी एम बाई आर, या फिर अपन कैसे कहते हैं? वी एस कैप इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर। अंडर रूट 2 जी आर, ये भी फॉर्मूला अपन ने वी एस कैप का देखा था, बिल्कुल। और अपन को पता है कि वी ऑर्बिटल, और ये पृथ्वी के, ये क्या है? उपग्रह की चाल है, ये है अंडर रूट जी एम बाई पृथ्वी की सतह के लिए उपग्रह की चाल है। मतलब अगर उपग्रह पृथ्वी की सतह पर आ जाए, मतलब आर प्लस एच इक्वल टू आर हो जाए, तो पृथ्वी की सतह पर उपग्रह की चाल इतनी होगी। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर उपग्रह की चाल इतनी होगी, यानी आर बहुत ज्यादा हो जाए ऐसे, तो आर प्लस एच इक्वल टू आर हो जाएगा, है ना। तो देखो पलायन वेग तथा कक्षीय चाल में संबंध, अपन पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इसे दो, इसमें रूट में ही अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा वी ऑर्बिटल इक्वल टू 2 जी एम बाई 2 अंडर रूट में और आर, ये देखो जी एम बाई आर, ये तो ये हो गया, तो वी ऑर्बिटल आ जाएगा वी एस कैप बटे रूट 2, कितना? रूट 2, है ना। और इसको इधर मल्टीप्लाई करते तो वी स्क्वायर आ जाएगा वी वी नॉट रूट 2 आ जाएगा। ये इन दोनों में क्या है? संबंध। क्या है? संबंध। और देखो पलायन ऊर्जा, देखो अब जाना, थोड़ा बहुत टाइम हो गया यार, मेरे को जाना होगा, और फोन भी सिर्फ 11% है। चलो ये चीज़ अपन बाद में देखेंगे।